नमस्कार सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर, जहां कॉम्पिटिटिव और एकेडमिक दोनों की तैयारी आपको कराई जाती है। और आज एकेडमिक लेवल पर हिस्ट्री से हम शुरुआत करते हैं। ठीक, आज जो हिस्ट्री जिस क्लास की स्टार्ट होने वाली है वो क्लास 10th, कौन सी क्लास? क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। कहने का मतलब है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो यूरोप में कहां से आई, कैसे बनी। और ये चैप्टर उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जो आपकी स्टेट पीसीएस हो गया और अदर किसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें वर्ल्ड हिस्ट्री का रेशियो अच्छा रहता है। और वर्ल्ड हिस्ट्री का इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हर चीज में आपको देखने को मिलेगा। कहने का मतलब है जो एनसीईआरटी रीडिंग अच्छे से करना जानते हैं या जो एनसीईआरटी रीडिंग करना चाहते हैं फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री पर्पस, तो उनके लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट होने वाला है। हर चीज नहीं, कुछ कुछ चीज इंपॉर्टेंट रहेगी। जो चीज इंपॉर्टेंट रहेगी मैं बताता रहूंगा। ठीक, और बाकी जो सीबीएसई बोर्ड है क्लास 10th का, उनके लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही। कुछ चीजों पर डिस्कशन करेंगे और चैप्टर का नाम जो है हिस्ट्री के इस पहले चैप्टर का नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। कहने का मतलब है कि यूरोप में उस टाइम पर नेशनलिज्म का राइज कैसे हुआ, नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे उठी, तो इसको समझते हैं। तो चैप्टर की जो शुरुआत होती है, चैप्टर की शुरुआत एक पेंटिंग से होती है। पेंटिंग किसने बनाई है? तो पेंटिंग बनाई है फ्रेडरिक सोर्यू नाम का एक पेंटर है। पेंटर या आर्टिस्ट जिसको आप बोलते हैं, ये आर्टिस्ट किस कंट्री से बिलोंग करता है? तो ये फ्रांस से बिलोंग करता है, या एक फ्रेंच आर्टिस्ट है आपका फ्रेडरिक सोर्यू, जिसने एक पेंटिंग बनाई है। पेंटिंग आपको दिख रही होगी। इस पेंटिंग में क्या दिखाना चाह रहा है वो? इस पेंटिंग बताना चाह रहा है, ये एक चीज नीचे लिखी है 1848 कि 1848 का जो ये पेंटिंग बनाया जा रहा है फ्रेडरिक सोर्यू में, ये पूरे वर्ल्ड वाइड में सोशल या पूरे वर्ल्ड में उस टाइम पर सोशल और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को रिप्रेजेंट करता है, या एक ये कॉमन कम्युनिटी को बताता है, इंडिकेट करता है। ये क्या दिखा रही है फ्रेडरिक सोर्यू की पेंटिंग? तो इसको समझते हैं। इसमें आप जो एक पोर्ट्रेट देख रहे हैं, इसमें ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, और स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास आप देख रहे हो एक लाइन जैसी बनी हुई है। ये लाइन है क्या? तो ये हर कंट्री, उस समय की जो यूरोप की एक हर कंट्री थी पूरे वर्ल्ड की, और उसमें भी हर एक क्लास, हर एक रिलीजन, हर एक कंट्री का जो आदमी है, जो सिटीजन है, वो उस स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास से जाता हुआ दिख रहा है। और जो आसमान में जो ऊपर की तरफ चीजें दिख रही हैं, वो चीज हैं या जिनको आप बोल सकते हो कि वो हेवन से उनके क्राइस्ट या उनके सेंट्स या उनके पुजारी जिनको आप बोलते हो, वो उनको ब्लेसिंग दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ये है क्या? ये विजन है। विजन कैसा है? तो ये सोर्यू का यूटोपियन विजन है। सोर्यू का यूटोपियन विजन कहने का मतलब है, पहले यूटोपियन शब्द को समझते हैं। यूटोपियन कहने का मतलब एक ऐसी सोसाइटी जहां सभी के पास सब तरीके के राइट्स हों, या कह सकते हैं सबके पास इक्वल राइट हों, या जहां पर पीस रहे हमेशा। ठीक, हमेशा सिक्योरिटी की कोई दिक्कत ही नहीं, सिर्फ पीस ही पीस रहे, लोग बिल्कुल खुश हैं। एक ऐसी सोसाइटी जहां पर सभी लोगों के पास हर चीज की सुविधा, हर चीज की फैसिलिटी है और हर कोई एक नागरिक खुश है। यानी कि ऐसी सोसाइटी कभी फॉर्म ही नहीं की जा सकती, कभी अचीव ही नहीं की जा सकती। उसी को यूटोपियन बोला जाता है कि ऐसी सोसाइटी जो सबसे बेस्ट है। सोसाइटी कहने का मतलब ऐसी जगह जहां पर लोग आपस में इक्वली तरीके से रह रहे हैं, किसी को कोई दुख दर्द नहीं है, किसी चीज की कुछ दिक्कत नहीं है, वही यूटोपियन है। और ये सोर्यू का यूटोपियन विजन है जो पेंटिंग दिखा रही है कि सभी वर्ल्ड के सभी क्लास के लोग सब एक ही चीज की मांग कर रहे हैं, लिबर्टी की डिमांड कर रहे हैं, और सब जो है इक्वली हर तरीके से हैं। यानी कि एक तरीके से ये यूटोपियन विजन को शो करता है। यूटोपियन कहने का मतलब ऐसी सोसाइटी, ऐसा राम राज्य जो कभी अचीव नहीं किया जा सकता। ठीक, यानी कि ये सोसाइटी कभी नहीं बन सकती। हमारे एक सपनों में सोसाइटी होती कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, हर चीज हमारे पास उपलब्ध है।
ठीक, तो कहने का मतलब सौर्यू का यूटोपियन विजन या ये पेंटिंग आपको क्या दिखा रही है। तो इस पेंटिंग में दोबारा देखना, इस पेंटिंग को जो लीड कर रहा है वो यूएसए और स्विट्जरलैंड, ये दो कंट्री लीड कर रही हैं, जो बताती हैं कि वो पहले से ही लिबरल हो चुकी हैं, पहले से ही आजाद हो चुकी हैं। ठीक, इसीलिए यूएसए और स्विट्जरलैंड को इसमें लीड करता हुआ दिखाया गया है। और इस पेंटिंग के पास में जो बिल्कुल स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास पहुंचा है वो ट्राई कलर से आप देख रहे हो, क्योंकि पहचान क्या हो रही है इस पेंटिंग से, तो उनके जो कपड़े हैं, जो क्लॉथ्स हैं, जो उनका फ्लैग है, जो उनका नेशनल फ्लैग है, उससे पहचाना जा रहा है कि किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास जो आदमी आपको दिख रहे हैं ट्राई कलर के फ्लैग में, वो फ्रांस जो है आपको दिखाई दे रहा है, जो उस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास पहुंच चुका है। और दूसरा उसको फॉलो कर रहा है जर्मनी। जर्मनी देखिए जस्ट उसके पीछे दूसरे फ्लैग के साथ आपका जर्मनी उसको फॉलो कर रहा है, और उसके पीछे ऑस्ट्रिया, लंबार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, यानी कि कहने का मतलब सभी कंट्रीज एक के बाद एक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरफ आ रही हैं और उनको हेवन से ब्लेसिंग देने के लिए क्राइस्ट और सेंट मौजूद हैं। यानी कि ये पेंटिंग, दोबारा इसके बारे में एक चीज डाटा कंक्लूड कर लेते हैं, ये एक ऐसे यूटोपियन विजन को दिखा रहा है, एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसे राम राज्य को दिखा रहा है जो कभी भी अचीव नहीं किया जा सकता। इस पेंटिंग को फ्रेडरिक सौर्यू ने बनाया है, जो एक फ्रेंच आर्टिस्ट है। वन लाइनर क्वेश्चन में पूछता है, और कौन से साल में दिखाया गया है? 1848। ये वही साल है जब आपका फ्रांस रिपब्लिक हुआ था। मैं इंडिपेंडेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रिपब्लिक की बात कर रहा हूं, ठीक। और इसमें यूएसए और स्विट्जरलैंड जो है इसको लीड करते हैं इस मार्च को, और फ्रांस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास पहुंच चुका है, जिसको फॉलो कर रहा है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, लंबार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, फिर आगे जितनी भी चीजें होंगी वो सब उसको फॉलो कर रही है कंट्रियां। और ये हेवन से क्या दिख रहा है आपको? क्राइस्ट और जो सेंट हैं वो ब्लेसिंग देते हुए दिख रहे हैं। और ग्राउंड में, इस पेंटिंग में जो ग्राउंड में आपको दिख रहा होगा, जो यहां पर आपको ग्राउंड में जो मोनार्कियल सिस्टम है, जो राजा की टोपी है, जो राजा के क्लॉथ्स हैं, राजा के मुकुट हैं, जिनको ताज कह सकते हो, वो डिस्ट्रॉयड फॉर्म में आपको ग्राउंड पर दिख रहे हैं, जो ये डिनोट करता है कि हमने मोनार्कियल सिस्टम हटा दिया है, इस मोनार्की को एबलाइज कर दिया है। यानी कि हम सब एक विदाउट मोनार्की, हम कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर अपने नेशन को चलाने जा रहे हैं। हम एक नेशन स्टेट की डिमांड को कर रहे हैं, जहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशन हम सबको रूल करेगा, कोई मोनार्की सिस्टम उसको रूल नहीं करेगा। तो ये पूरा कंप्लीट आपका फ्रेडरिक सौर्यू की पेंटिंग पर जो इस चैप्टर की शुरुआत करती है, और इसके बाद जो अगला टॉपिक हमें देखा जाता है वो इमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट इन प्लेसिंग ऑफ द मल्टीनेशनल डायनेस्टी एम्पायर। कहने का मतलब है कि बहुत सारे जो डायनेस्टीज, जो राजाओं के जो एम्पायर थे, उनको खत्म करके सिर्फ एक मॉडर्न स्टेट बनाना या एक नेशन स्टेट बनाना, जिसमें नेशनलिज्म की फीलिंग हो, या जिसमें एक ही कॉन्स्टिट्यूशन हो, उसमें राजा का रूल ना चले, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो जो कंट्री है वो उसको चले, यानी कोई कॉन्स्टिट्यूशन ही जो बने उसी के हिसाब से उस कंट्री को चला जाए, सिटीजन्स के पास अपने खुद के एक राइट हों। इसे ही कहा जाता है नेशन स्टेट, या इसको दूसरी भाषा में हम मॉडर्न स्टेट भी कह सकते हैं। जो आजकल के स्टेट है, मॉडर्न स्टेट या नेशन स्टेट, जहां पर मल्टीनेशनल डायनेस्टी जो होंगी वो पूरी तरीके से क्या होंगी? बंद होंगी, यानी मोनार्कियल सिस्टम किसी भी तरीके का नहीं होगा। अब इसकी शुरुआत कहां से होती है? नेशन स्टेट का आइडिया कहां से आता है? तो ये आता है, एक चीज आपको दिख रही होगी, हाउ द कलेक्टिव आइडेंटिटी एमंग्स द फ्रेंच पीपल वाज क्रिएटेड। कहने का मतलब है कि कलेक्टिव आइडेंटिटी फ्रांस के लोगों में कैसे क्रिएट हुई, कैसे बनी। इसके लिए जो चीज हमें समझनी है वो समझना पड़ेगा, उसके लिए फ्रेंच रेवोल्यूशन को, जो क्लास 9th में शायद मेरे हिसाब से आप पढ़ के आए होंगे, ठीक। तो क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन, और फ्रेंच रेवोल्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर वहां पढ़ा होगा तब यहां चीज समझ में आएगी। 14 जुलाई 1789 को फ्रांस में रेवोल्यूशन होता है। फ्रांस में रेवोल्यूशन के जो रीजन रहे थे वो भी आपको बताए जाएंगे। तो फ्रांस का रेवोल्यूशन जिस पर्पस से हुआ था वो पर्पस कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाया, भले फ्रांस में कितने ही रेवोल्यूशन ना हो गए हों। 1789, 1799
1830, 1848, 1848 को छोड़ दें तो बाकी किसी हिसाब का रेवोल्यूशन फ्रांस में सक्सेसफुल नहीं हो पाया। यानी जिस डिमांड पर रेवोल्यूशन चल रहा था वो उनकी डिमांड को पूरी नहीं किया गया। रीजन क्या थे? फ्रांस पूरी तरीके से बैंकरप्ट हो गया था। रीजन था वहां बने हुए तीन एस्टेट कहने का मतलब होता है तीन क्लास, तीन तरीके के समाज, तीन तरीके की सोसाइटी, जिसमें पहली सोसाइटी जो थी ये चर्च के लोगों को डिनोट करती थी और चर्च के लोगों को कहा जाता था क्लर्जी। चर्च के लोगों को क्या कहा जाता था? क्लर्जी। दूसरी सोसाइटी किंग को डिनोट करती थी जिनको बोला जाता था नोबिलिटीज, और तीसरी सोसाइटी आपकी कॉमन मैन को डिनोट करती थी जिसको बोला जाता था, ठीक, कॉमन मैन, यानी कॉमन मैन को डिनोट करती थी, इसको कुछ नहीं बोला जाता था, कॉमन मैन की सोसाइटी बोला जाता, थर्ड एस्टेट इसको बोलते थे। तो कहने का मतलब मैं फ्रेंच रेवोल्यूशन थोड़ा शॉर्ट में समझा रहा हूं क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन का यहां पर हमें नहीं समझना है, वो हम पढ़ के आ चुके हैं। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन 14 जुलाई 1789 को, इसके रीजन क्या थे इसको हम देख रहे हैं। तो उस समय पर फ्रांस जो है तीन एस्टेट में डिवाइडेड था, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट चर्च के लोगों को डिनोट करता था, सेकेंड किंग के लोगों को, थर्ड में कॉमन मैन थे, बिजनेसमैन हो, पीजेंट्स हो, आपके नॉर्मल वर्कर हो, ठीक। तो इसमें था क्या? इसमें प्रिविलेज था, क्लर्जी और नोबिलिटीज के पास प्रिविलेज था लेकिन कॉमन मैन के पास प्रिविलेज नहीं था। टैक्सेस के रेट को इंक्रीज किया गया क्योंकि फ्रांस पूरी तरीके से बैंकरप्ट हो चुका था, कर्ज में डूब चुका था, तो टैक्सेस के रेट को इंक्रीज किया गया और एक लॉ पास किया गया कि जो टैक्स है वो सिर्फ कॉमन मैन भरेंगे, नोबिलिटीज और क्लर्जी उस टैक्स को नहीं भरेंगे। जिसमें कॉमन मैन ने अपोज किया, वोटिंग हुई, तो आपको बताया कि 1 एस्टेट 1 वोट की पॉलिसी थी। कितने भी मेंबर हो, आपके इसमें 300 मेंबर थे, किंग वाले में 300 थे और कॉमन मैन यानी थर्ड एस्टेट में 600 मेंबर थे, लेकिन 1 एस्टेट 1 वोट था, यानी पूरा मिलाकर एक वोट, एक वोट, एक वोट, और ये दोनों आपस में मिल गए तो 2 और 1 से आपका जो रूल है वो पास हो जाता है कि जो नए टैक्सेस इंक्रीज किए जाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ कौन भरेगा? कॉमन मैन। और यहां पर थर्ड एस्टेट या कॉमन मैन ने अपनी एक डिमांड रखी थी कि जो टैक्स के रेट हैं या आप जो ये रूल पास करा रहे हो ये हमें पूरी तरीके से हमें पसंद नहीं है। रीजन क्या है? 1 एस्टेट 1 वोट की जगह आप 1 मेंबर 1 वोट की पॉलिसी को लाइए। कहने का मतलब एक मेंबर के पास एक वोट का राइट दीजिए, फिर वोटिंग कराइए। ऐसा नहीं कि सब क्लर्जी वाले सब सपोर्ट ही करते थे, लेकिन 300 में सबका वोट एक ही काउंट होगा, यानी इन 300 की मेजोरिटी होगी। फॉर एग्जांपल 250 लोगों ने हाँ कहा, 50 लोगों ने ना कहा, तो पास हो गया रूल, ठीक है, एक वोट यहां से काउंट हो गया। ऐसा नहीं कि नोबिलिटीज और या फर्स्ट स्टेट या सेकंड स्टेट में ऐसे लोग भी थे जो किसको सपोर्ट करते थे? थर्ड स्टेट को। तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का उस समय पर कारण रहा था। और इसी फ्रेंच रेवोल्यूशन में रीजन कि कैसे हाउ द कलेक्टिव आइडिया या आइडेंटिटी अमंग्स द फ्रेंच पीपल वॉज क्रिएटेड, तो वहां के लोगों में कैसे एक कलेक्टिव आइडेंटिटी रिलीज हुई। क्योंकि आप एक ऑस्ट्रिया का चांसलर अभी आप पढ़ेंगे, ड्यूक मेटरनिक, वो एक स्टेटमेंट देता है कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे वर्ल्ड में क्या हो जाती है? सर्दी हो जाती है। तो एक इस तरीके का स्टेटमेंट कि फ्रेंच में रेवोल्यूशन होगा तो तब जाके यूरोप की अलग कंट्रीज में रेवोल्यूशन होगा, ठीक। तो इस रेवोल्यूशन में कैसे कलेक्टिव आइडिया फॉर्म होता है? तो ये ला पैट्री ले सिटोयन एक आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, ठीक। ये कहते हैं ला पैट्री कहने का मतलब है फादरलैंड और ले सिटोयन कहने का मतलब है वहां के सिटीजन। जैसे हम लोग अपने कंट्री को मातृभूमि कहते हैं, मदरलैंड कहते हैं, वैसे फ्रांस के लोग अपनी भूमि को फादरलैंड के उस कलेक्टिव आइडिया से उन्होंने कनेक्ट किया और उसमें किसके राइट्स की बात की? सिटीजन्स के राइट की बात की। यानी ला पैट्री फादरलैंड को डिनोट करता है, ले सिटोयन सिटीजन को डिनोट करता है। 1 लाइनर क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे। सेकंड क्या हुआ? तो सेकंड इन्होंने अपना खुद का एक नया फ्रेंच फ्लैग
उस समय पर इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि कलेक्टिव आइडेंटिटी किससे आएगी, जब आप किसी एक पर्पस के लिए वर्क कर रहे होगे, अलग अलग पर्पस के लिए वर्क नहीं कर रहे होगे, तभी तो एक कलेक्टिव आइडेंटिटी आएगी। आप किस लिए लड़ रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए एक फ्लैग के नीचे हर कंट्री का एक नेशनल फ्लैग होता है, वो इसीलिए बनाया गया है ताकि आपका मोटिव, आपका जो गोल है, जो आपका पर्पस है, वो सेम है। आप उस ट्राई कलर के लिए लड़ रहे हैं, अगर ट्राई कलर कहने का मतलब ट्राई कलर क्या, हर कोई फ्लैग है, तो आप उस फ्लैग के लिए ही ये सब कर रहे हैं, ठीक। तो एक नया फ्रेंच फ्लैग इंट्रोड्यूस किया गया, वो ट्राई कलर की फॉर्म में था, जिसमें आपका रेड, ब्लू और व्हाइट उसमें रंग थे, ठीक। तीसरी चीज क्या की गई, तीसरी चीज जो थी वोटिंग राइट्स इसमें दिए गए, वोटिंग राइट्स दिए गए, सिटीजन्स को राइट्स दिए गए, और यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर, यानी कि कहने का मतलब है एक यूनिफॉर्म सिस्टम लाए मेजरमेंट का, बहुत सारी इंपोर्ट ड्यूटीज को हटा दिया गया। दोबारा समझना ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है थोड़ा शॉर्ट लैंग्वेज में। हाउ द कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग्स द फ्रेंच पीपल वाज क्रिएटेड, तो सबसे पहले वहां के लोगों ने एक आइडियोलॉजी को बनाया, ला पैट्री ले सिटोयन, कहने का मतलब है फादरलैंड और सिटीजन को जो डिनोट करता था। लोगों ने कहा हम सिर्फ एक पर्पस के लिए काम करेंगे, और वो हमारा फ्रेंच फ्लैग होगा, हमारा नेशन होगा। ट्राई कलर की फॉर्म में उस फ्रेंच फ्लैग को बनाया गया। तीसरा क्या किया गया, एक जो यूनिफॉर्म सिस्टम था, जो वेट और आपका मेजरमेंट के जो जितने भी सिस्टम थे, वो सारे सिस्टम हटा दिए गए, सिर्फ एक सिस्टम लाया गया, प्लस अपने कंट्री की एक कॉमन लैंग्वेज बना दी गई। और कॉमन लैंग्वेज कौन सी बनाई थी आपकी, फ्रेंच लैंग्वेज को अपने नेशन की एक कॉमन लैंग्वेज बना दी गई, और वोटिंग राइट सिटीजन के पास दिए गए। लेकिन एक चीज समझना, वोटिंग राइट सिटीजन्स को तो मिले, लेकिन वोटिंग राइट्स किसको नहीं दिए गए, तो वोटिंग राइट्स वुमेन को नहीं दिए गए। क्वेश्चन आता है फ्रांस में वुमेन को वोटिंग राइट्स कब दिए गए, तो 1946 में वोटिंग राइट्स दिए गए, और इससे पहले किसी भी तरीके का वोटिंग राइट्स नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि आपको पता है जब 1789 में रेवोल्यूशन हुआ था, तो 1791 में एक कन्वेंशनल या जिसको कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कियल सिस्टम बना दिया गया था। इसमें जो राजा था वो तो रूल करेगा, लेकिन किसके अंडर कंट्रोल रूल करेगा, तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर कंट्रोल रूल करेगा। इसीलिए उसको कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम, और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का यही मतलब था। और जब ये रूल आया, उसमें भी वुमेन को वोटिंग राइट नहीं दिए गए। और इसके बाद 1793 और 94 ये किसका रूल है, तो ये जैकोबिन क्लब का रूल है। और जैकोबिन क्लब किसकी आइडियोलॉजी को फॉलो करता था, तो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर उस समय का एक कह सकते हैं एक लोकल लीडर था, जो उस टाइम पर फ्रेंच का चांसलर बन जाता है, रूलर बन जाता है। 1793 से 94 के बीच में कुछ राइट्स ये भी नहीं देता है वुमेन को वोटिंग राइट्स, और बहुत सारी चीजें, बहुत सारी कंडीशन में सुधार लाता है, उनके स्किल के लिए काम करता है, जॉब्स के लिए काम करता है। लेकिन वुमेन को वोटिंग राइट अभी भी नहीं मिलता, भले ही वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो, वो जैकोबियन क्लब का मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का टेन्योर हो, या आगे आने वाला नेपोलियन का टेन्योर हो। कहने का मतलब ये है कि कलेक्टिव आइडिया इस कंडीशन में भी फ्रांस में कैसे आया, तो फिर से समझ लेना। नंबर 1 आप लिखेंगे कि ला पैट्री और ले सिटोयन, ये दो इन्होंने चीजें अडॉप्ट की, प्लस अपना एक नेशनल फ्लैग, कॉमन फ्लैग, जिसको आप नेशनल फ्लैग भी बनाएंगे, जो ट्राई कलर की फॉर्म में था, प्लस खुद की एक कॉमन लैंग्वेज बना दी, जो लैंग्वेज आपकी फ्रेंच लैंग्वेज थी। ये कॉमन लैंग्वेज इनको बनाई गई। एक पॉइंट इसमें मिस हो गया है कि इन्होंने अपने यहाँ पर जो शहीद थे, उन शहीदों को याद किया, जिन्होंने उस रेवोल्यूशन में अपनी जान गंवाई थी, उनको याद किया गया। प्लस और आपने क्या किया कि यूनिफॉर्म सिस्टम आप ले आए, यानी कि सारी इंपोर्ट ड्यूटीज हटा दी गई, जो हर एक एम्पायर में अलग अलग चलती थी। एक ही यूनिफॉर्म आप सिस्टम लाए, जो वेट्स और किसी भी चीज के मेजरमेंट के लिए उस समय पर अप्लाई किया गया था। वोटिंग राइट्स था, लेकिन सिर्फ पैसिव सिटीजन, एक्टिव सिटीजन्स को, ठीक, पैसिव सिटीजन्स को किसी भी तरीके का वोटिंग राइट नहीं था। कहने का मतलब
पैसिव और एक्टिव सिटीजन क्या थे, तो पैसिव सिटीजन्स में आपके जो पीजेंट्स हैं, जो गरीब लोग हैं और जो वुमेन्स हैं वो आती थी, और एक्टिव सिटीजन्स में आपके अमीर लोग, उसमें भी एक क्राइटेरिया था कि अगर आप इतने रेवेन्यू के, इतने दिन के रेवेन्यू के बराबर टैक्स पे करते हैं तो आप एक्टिव सिटीजन है, नहीं तो आप पैसिव सिटीजन हैं। कहने का मतलब एक गरीब आदमी, एक पीजेंट इस एक्टिव सिटीजन की कैटेगरी में नहीं था और उसे वोटिंग राइट भी उस टाइम पर नहीं दिए गए थे। तो ये एक इस तरीके का जो इंट्रोडक्शन फ्रांस अपने यहां लाता है, रेवोल्यूशन की शुरुआत करता है, और सबसे पहले जो संविधान लिखा गया था, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, वो भी फ्रांस का ही था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे जो चीज आ रही है, अगला जो चीज हमें समझनी है वो है कि द सिविल कोड ऑफ 1804, वहां दिख नहीं रहा होगा, इसको यहां पर लिख देते हैं। ठीक, सिविल कोड ऑफ 1804, या हम इसको क्या पढ़ सकते हैं, राइज ऑफ नेपोलियन। ठीक, नाम सुना होगा नेपोलियन बोनापार्ट। ये नेपोलियन बोनापार्ट था क्या, तो जिस समय पर, अब देखो चीजें कैसे पैरेलल चल रही हैं, जिस समय पर फ्रांस में रेवोल्यूशन हो रहा है 1789, फ्रेंच रेवोल्यूशन का दिन, 1791 कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, 1793 से 94 द जैकोबियन क्लब, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का टेन्योर, और उसके बाद आपकी डायरेक्टरी इंट्रोड्यूस हो जाती है 1795 से 1799 तक। डायरेक्टरी का रूल सबसे बेकार रूल माना गया है, क्योंकि यहां पर 5 लोगों को उस समय पर बनाया गया था, 2-3 साल के टेन्योर पर थे, लेकिन 2-3 साल के टेन्योर में लालच के चक्कर में ये पूरे 5 साल राज कर गए और आपस में ही लड़ते रहे, और यही डायरेक्टरी रूल 1795 से 99 तक था। और 1799 में फ्रांस में अटैक होता है, और फ्रांस में किसका रूल आ जाता है, आपका नेपोलियन का। यानी नेपोलियन फ्रांस में एक रूलर के रूप में आ जाता है, जो उस समय पर फ्रेंच आर्मी में हुआ करता था, क्योंकि ऑस्ट्रिया से लड़ने के लिए, क्योंकि उस टाइम पर ना एक एम्पायर था, ऑस्ट्रिया एम्पायर, जो एम्पायर उस समय पर बहुत पावरफुल एम्पायर के रूप में माना जाता था और हर कोई उससे बैटल करने में डरता था। लेकिन नेपोलियन को जब फ्रेंच आर्मी का हेड बनाया गया तो उसने कहा कि हम ऑस्ट्रिया पर अटैक करेंगे और उसे जीतेंगे भी, एक मोटिवेशन स्पीच देता है। और उसके बाद ऐसी आर्मी मोटिवेट होती है कि नेपोलियन के टेन्योर पर वो ऑस्ट्रिया पर अटैक करती है और उसको जीतती भी है। ठीक, वहां पर जीत भी हासिल होती है। इसीलिए जो है नेपोलियन ने 1799 में फ्रांस पर भी अटैक किया, और फ्रांस पर अटैक करने के बाद फ्रांस को अपने अंडर कंट्रोल में लाया। यानी कि डायरेक्टरी जो उस समय पहले चलती थी, उस सिस्टम को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। और डायरेक्टरी खत्म होने के बाद आपका किसका रूल फ्रांस में आ जाता है, नेपोलियन का। लेकिन ये अपने आप को चांसलर नहीं बनाता, फ्रांस का चांसलर अभी डिक्लेयर नहीं करता, क्योंकि अभी ये फ्रांस में रिफॉर्म्स करना शुरू करेगा। ठीक, अपने आप को फ्रांस का चांसलर कब डिनोट करता है, कब डिक्लेयर करता है, तो 1804 में चांसलर डिक्लेयर करता है, और कुछ रूल रेगुलेशन अपने उन इलाकों के लिए लाता है जहां पर फ्रेंच आर्मी ने अपना कंट्रोल किया था, या जहां पर नेपोलियन का कंट्रोल था, नेपोलियन के जीते हुए इलाके थे, उनके लिए कुछ रूल बनाता है, जिन रूल को सिविल कोड ऑफ 1804 कहा जाता है। यहीं से क्वेश्चन आता है कि सिविल कोड ऑफ 1804 में क्या क्या प्रोविजंस थे। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सिविल कोड ऑफ 1804 के लोगों पर क्या इंपैक्ट पड़ता है उस टाइम पर। ठीक, जो उस टाइम के लोग थे, जहां जहां पर फ्रेंच रूल चल रहा था, नेपोलियन रूल चल रहा था, उस पर इस सिविल कोड का क्या इंपैक्ट पड़ता है। पहली बात, सिविल कोड को ही कहा गया है नेपोलियन कोड ऑफ 1804, यानी नेपोलियन के द्वारा बनाए गए रूल को ही सिविल कोड 1804 एंड नेपोलियन कोड 1804 कहा गया। अब इस रूल रेगुलेशन में क्या क्या प्रोविजन थे, तो पहला प्रोविजन था कि प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ। कहने का मतलब है कि ऐसे विशेष अधिकार, ऐसे प्रिविलेज
जो बर्थ से दिए जाते थे, इस प्रिविलेज को क्या कर दिया जाएगा, पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। यानी बर्थ के बेसिस पर दिए जाने वाले प्रिविलेज खत्म कर दिए जाएंगे। प्रोविजन नंबर 1 इस नेपोलियन कोड का। नंबर 2 था स्टेबलाइज्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ। कहने का मतलब है कानून के आगे सभी के लिए, या कह सकते हैं कानून की नजर में सभी लोग समान हैं। स्टेबलाइज्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ कहने का मतलब यह है कि कानून की नजर में सभी लोग क्या रहेंगे, समान रहेंगे। वो किसी भी स्टेट से क्यों ना बिलोंग करता हो, अगर वो फर्स्ट स्टेट का है तो उसके लिए भी वही रूल होंगे जो एक थर्ड स्टेट के लोगों के लिए रहेंगे। ठीक, तो यही नेपोलियन कोड और सिविल कोड की खासियत अभी आप पढ़ रहे हो। क्या उसमें प्रोविजन लिखे गए? पहला प्रोविजन, ऐसे प्रिविलेज, ऐसे विशेष अधिकार जो जन्म से दिए जाते हैं, बाय बर्थ मिलते हैं, कि राजा का बेटा क्या बनेगा, राजा बनेगा, इसका मंत्री का बेटा मंत्री बनेगा। ये जो प्रिविलेज हैं, इन प्रिविलेज को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया इस नेपोलियन कोड में। नंबर 2, स्टेबलाइज्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी सभी लोगों के लिए कानून इक्वल रखा गया, लॉ इक्वल रखे गए, भले ही वो किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो। नंबर 3, राइट टू प्रॉपर्टी, अपने आप की प्रॉपर्टी का भी जो राइट है वो दे दिया गया, क्योंकि आपको पता है कि राइट टू प्रॉपर्टी यानी प्रॉपर्टी रखने के लिए भी राइट नहीं थे उस टाइम पर, क्योंकि एक सिस्टम चलता था, फ्यूडल सिस्टम। ठीक, फ्यूडल सिस्टम भी समझ लो यहां पर। और यहीं पर ठीक गिल्ड रिस्ट्रिक्शन या सर्फडॉम, गिल्ड रिस्ट्रिक्शन दूसरी चीज में आ जाता है, सर्फडॉम एक चीज आती है। ठीक, कहने का मतलब है कि राइट टू प्रॉपर्टी कहने का मतलब है जो फर्स्ट एस्टेट, जो चर्च के लोग थे, जो क्लर्जी थे, सबसे ज्यादा जमीन फ्रांस में उस टाइम पर उन्हीं लोगों के पास थी, क्योंकि पैसा उन्हीं के पास था ना, तो जमीन भी उन्हीं के पास थी। ठीक, तो पूरे फ्रांस में बहुत सारे क्लर्जीज का जो है एक आधिपत्य था, या कह सकते हैं एक अधिकार था, हर जगह पर उनकी प्रॉपर्टीज थी। ठीक, जिसकी वजह से फ्रांस में कैसा सिस्टम बन गया था, फ्यूडल सिस्टम बन गया था। फ्यूडल सिस्टम कहने का मतलब होता है एक सामंती सिस्टम। सामंती उस चीज को बोलते हैं, या फ्यूडल उस चीज को बोलते हैं कि मान लो एक कोई राजा है, ठीक, एक कोई किंग है और उसका एक एम्पायर है, और उसके एम्पायर में उसने बहुत सारे अपने अंडर छोटे बड़े राजाओं को रख रखा है। फॉर एग्जाम्पल इसके अंडर 4 राजा आते हैं, ए बी सी और डी, और ये किंग है और इसी के राज्य में 4 छोटे राजा हैं, और ये 4 छोटे राजा अपने अपने राज्य से टैक्स कलेक्ट करके, रेवेन्यू कलेक्ट करके किसको पहुंचाते हैं, इस किंग तक पहुंचाते हैं। तो ये सिस्टम जो इंट्रोड्यूस होता है इसी को फ्यूडल सिस्टम कहते हैं। कहने का मतलब एक राजा जब अपने अंडर कंट्रोल में बहुत सारे छोटे राजाओं को रखता है, सामंती राजाओं को रखता है, तो ऐसे सिस्टम को फ्यूडल सिस्टम कहते हैं। फ्यूडल सिस्टम तभी बनता है जब वो राजा अपने टैक्स और रेवेन्यू का हिस्सा किस तक पहुंचाएं, उस राजा तक पहुंचाएं, तभी वो फ्यूडल सिस्टम कहलाएगा। सर्फडॉम कहने का मतलब है जिनके पास बड़े बड़े जो जमींदार हैं, जिनके पास जमीनें हैं, वो छोटे पीजेंट्स जो कम कमाते हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको अपने यहां पर वर्क के लिए रखते हैं, और जो उनसे खेती बाड़ी के काम के लिए, मतलब कहने का मतलब उनको अपनी जमीनों पर रखते हैं। इस सिस्टम को क्या कहते हैं, सर्फडॉम। तो नेपोलियन कोड ऑफ कंडक्ट की तीसरी बात क्या थी कि फ्यूडल सिस्टम को एबोलाइज किया गया, यानी इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। और क्या भी एबोलाइज किया गया, सर्फडॉम को भी एबोलाइज किया गया, यानी दोनों सिस्टम को बंद कर दिया गया और राइट टू प्रॉपर्टी सबको दे दिया गया कि फ्रांस या ऐसे इलाके जहां पर नेपोलियन का रूल है वहां कोई भी आदमी प्रॉपर्टी रख सकता है। ये नहीं कि सिर्फ क्लर्जी ही या नोबिलिटीज के जो आदमी हैं वही उस चीज को रख पाए। ठीक, तो फ्यूडल सिस्टम और सर्फडॉम को बंद कर दिया गया। गिल्ड रिस्ट्रिक्शन वर रिमूव्ड। अगला आता है गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। कहने का मतलब था कि पहले गिल्ड रिस्ट्रिक्शन थी। गिल्ड कहने का मतलब है कि अगर आप ट्रेड कर रहे हो, उसको ऐसे समझो थोक के रेट में जो चीजें मिलती है ना, कि मान लो अगर कोई व्यापारी है, ठीक, अगर ये अपने साथ 3-4 ट्रेडर को और ले ले, मान लो इसके साथ 4 ट्रेडर आ जाते हैं, अब ये 4 लोग हो गए, इन्होंने अपना एक गिल्ड बना दिया।
अब इससे अगर ये ट्रेड करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो चीजें भी बहुत कम कॉस्ट पे आ जाती हैं और सब लोग अपना अपना कुछ हिस्सा मिलाकर उस ट्रेड को कर सकते हैं। ये गिल्ड कहलाता है ये सिस्टम पूरा। और गिल्ड बनाने में इससे पहले रिस्ट्रिक्शन थी, लेकिन नेपोलियन कोड में इस गिल्ड रिस्ट्रिक्शन को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। नेपोलियन ने पूरी तरीके से आजादी दे दी कि आप गिल्ड बनाइए, कोई भी रिस्ट्रिक्शन आप पर नहीं लगेगा, बस आप एक स्मूथ वर्किंग कीजिए, एक स्मूथ तरीके से उस इंस्टीट्यूशन को चलाइए। अगला जो रिफॉर्म हुआ, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को सुधारा किसने? नेपोलियन ने। और इससे क्या है कि पीजेंट, बिजनेसमैन, वर्कर्स उस टाइम के इस पूरे नेपोलियन कोड को एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि इससे ज्यादा लिबर्टी उनको इनसे पहले कभी नहीं मिली थी। कहने का मतलब है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया कि सिविल कोड ऑफ 1804 के प्रोविजन क्या थे। प्रोविजन समझो पहले, प्रोविजन को मैं एक बार दोबारा बता देता हूं। प्रोविजन नंबर 1 कि जो बर्थ के टाइम से ही प्रिविलेज मिलते थे कि राजा का बेटा ही राजा होगा, वो सारे प्रिविलेज क्या कर दिए गए? खत्म कर दिए गए। नेपोलियन कोड का पहला प्रोविजन। सेकंड प्रोविजन, स्टेबलाइज्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ। कहने का मतलब है सभी लोगों के लिए कानून एक रख दिया गया। क्लर्जी हो, नोबिलिटीज हो, कोई मतलब नहीं। क्राइम करोगे तो जो सजा थर्ड स्टेट को मिलेगी वही फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोगों को मिलेगी। थर्ड, राइट टू प्रॉपर्टी सब में इंट्रोड्यूस की गई। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी रखने का राइट इससे पहले क्लर्जी और नोबिलिटीज को ही था। राइट क्या था? पैसा ही उनके पास था, इसीलिए उनको थोड़ा प्रिविलेज उस टाइम पर मिला हुआ था। और जिस सिस्टम को उन्होंने उस टाइम पर क्रिएट कर दिया था कि राजा के अंडर कंट्रोल में भी बहुत सारे राजा रूल कर रहे हैं, उसे फ्यूडल सिस्टम कहा जाता है। तो उन्होंने नेपोलियन कोड ऑफ कंडक्ट में फ्यूडल सिस्टम और सर्फडॉम यानी कि किसी बड़े जमींदार के द्वारा पीजेंट लोगों को अपनी जमीन पर काम कराना, ये सभी चीजें एबोलाइज कर दी गई, बंद कर दी गई, इनको बैन कर दिया गया। अगला आता है गिल्ड रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया। गिल्ड रिस्ट्रिक्शन वर रिमूव्ड। कहने का मतलब है आप गिल्ड बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। पहले गिल्ड बनाने पर आपको मना था, अब गिल्ड बनाइए, ट्रेड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सारी तरीके के रिस्ट्रिक्शन आपके हटा दिए गए हैं। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज को इंप्रूव किया गया, यानी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज बढ़ा दी गई, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज बढ़ा दी गई। और इन सभी चीजों को पीजेंट्स, बिजनेसमैन और वर्कर्स इंजॉय कर रहे थे इस लिबर्टी को, कि इससे पहले इतने बढ़िया रूल रेगुलेशन कोई नहीं लाया। जब नेपोलियन कोड में इतनी खासियत थी, इतनी बढ़िया चीजें थी, यह आपको सुनकर लग रहा होगा कि ये किस चीज को फॉर्म कर रहा है? यूटोपियन को फॉर्म कर रहा है, यानी ऐसी सोसाइटी जिसमें सभी चीज की फैसिलिटी हो, सभी रूल रेगुलेशन हो, हर कोई खुश हो, एक तरीके का राम राज्य आपको किस में दिख रहा है? सिविल कोड ऑफ 1804 या नेपोलियन कोड ऑफ 1804। लेकिन क्वेश्चन आता है लोगों पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ा? पॉजिटिव इंपैक्ट देख लिया, पीजेंट्स, बिजनेसमैन, वर्कर्स इंजॉय कर रहे हैं इस लिबर्टी को। लेकिन नेगेटिव इंपैक्ट की तरफ चलते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है कि नेगेटिव इंपैक्ट इससे क्या पड़ा? तो नेगेटिव इंपैक्ट क्या पड़ा कि जहां जहां पर फ्रेंच आर्मी जा रही थी, या जहां जहां पर फ्रेंच आर्मी अपना कंट्रोल कर रही थी, या कह सकते हो नेपोलियन अपना कंट्रोल कर रहा था, उस जगह पर पॉलिटिकल फ्रीडम छीन ली गई। पॉलिटिकल फ्रीडम कहने का मतलब लोगों को धीरे धीरे एहसास हुआ कि हमारे पास सभी तरीके के लिबर्टी आ गई। हम गिल्ड रिस्ट्रिक्शन हट गया, इक्वालिटी बिफोर लॉ आ चुकी है, प्रिविलेज खत्म कर दिए हैं, लेकिन पॉलिटिकल फ्रीडम का क्या? जो हमें मिली नहीं। पॉलिटिकल फ्रीडम कहने का मतलब है तो अभी भी एक मोनार्कियल सिस्टम के अंदर ही, भले ही इनको हर किसी चीज की लिबर्टी मिल गई है, लेकिन इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? नेपोलियन कंट्रोल कर रहा है। और पॉलिटिकल फ्रीडम इनके पास नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल फ्रीडम ही उस समय पर नेपोलियन कोड में नहीं मिली, जो उस टाइम का बहुत बड़ा रीजन हुआ। और जैसे जैसे टाइम बीतता गया, फ्रेंच आर्मी जिन जिन जगहों पर कंट्रोल करती थी, जिन जिन चीजों को अपने अंडर कंट्रोल में लाती थी, या जो इलाके नेपोलियन के कंट्रोल में आते थे, उन इलाकों में धीरे धीरे टैक्स के रेट को क्या कर दिया गया? इंक्रीज कर दिया गया, यानी टैक्सेस इंपोज करने लग गए।
टैक्स इंक्रीज कर दिए गए, क्योंकि उस फ्रेंच आर्मी के लोगों को भी तो सैलरी देनी है जो लगातार बैटल लड़ रहे। ठीक, तो जिन जगहों पर फ्रेंच आर्मी का रूल था वहां टैक्सेस के रेट को क्या कर दिया गया, इंक्रीज कर दिया गया, और जबरदस्ती वहां के लोगों को बोला गया कि आप रिक्रूट हो जाओ। किस में रिक्रूट हो जाओ, तो आप एक फ्रेंच आर्मी के रिक्रूट बन जाओ, यानी रिक्रूटमेंट निकाले गए, जबरदस्ती लोगों को फ्रेंच आर्मी में भर्ती किया जाने लग गया। और इसी चीज का लोगों पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है कि हम तो फ्रांस से बिलोंग ही नहीं करते हैं, और हम फ्रांस के लिए क्यों अपनी जान दें। ऐसा इलाका जो फ्रांस के कंट्रोल में, आपने लड़ाई से जीत लिया लेकिन आपको फ्रांस में वो नहीं आता, वो क्यों फ्रांस के लिए लड़ाई लड़ेगा, क्यों उसके लोग फ्रेंच आर्मी में भर्ती होंगे और फ्रांस के लिए लड़ेंगे, वो तो अपनी कंट्री के लिए लड़ेंगे ना। तो यही चीजें नेगेटिव इंपैक्ट की फॉर्म में सिविल कोड ऑफ 1804 के नेगेटिव इंपैक्ट में काउंट होती हैं कि पॉलिटिकल फ्रीडम उनसे छीन ली गई, टैक्सेस के रेट को इंक्रीज कर दिया गया, और जबरदस्ती रिक्रूटमेंट कराई जाने लगी लोगों की फ्रेंच आर्मी में। प्लस सेंसरशिप, ये इंपॉर्टेंट रहता है कि सेंसरशिप भी जो है उस टाइम पर इंट्रोड्यूस कर दी गई। सेंसरशिप कहने का मतलब है कि और भी छोटे मोटे प्रतिबंध, छोटे मोटे बैन लगा दिए गए, किसी ना किसी चीज पर टैक्सेस इंपोज करके हों, चाहे कहीं ना कहीं पर फोर्स करके कुछ ना कुछ किया गया हो, लेकिन सेंसरशिप को उसमें अलॉट किया गया। जो बहुत सारे रीजन बनते हैं कि सिविल कोड ऑफ 1804 का शॉर्ट में नेगेटिव इंपैक्ट देखेंगे तो पहले लोगों को ये अच्छा लग रहा था, और धीरे धीरे जब टाइम बीतता गया तो लोग उसी इस कंडीशन में पहुंच गए जिस कंडीशन में वो पहले हुआ करते थे। बस कुछ चीजों की फैसिलिटी दी गई और बाकी चीजें छीन ली। तो कहने का मतलब क्वेश्चन यही बनता है कि सिविल कोड 1804 के प्रोविजन क्या थे और इसका लोगों पर किस तरीके से इंपैक्ट पड़ता है। तो प्रोविजन आपने देखे, प्रिविलेज खत्म कर दिया गया, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम सुधार दिया गया, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक, फ्यूडल सिस्टम खत्म कर दिया गया। उस समय खुश थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, पॉलिटिकल फ्रीडम चली गई, टैक्स रेट इंक्रीज हो गए, फ्रेंच आर्मी में जबरदस्ती रिक्रूट किया गया और सेंसरशिप लगा दी गई, हर जगहों पर कुछ ना कुछ प्रतिबंध लगा दिए गए। तो ये कुछ इस तरीके से आपका सिविल कोड ऑफ 1804 था। इसके आगे की चर्चा अगली वीडियो में करेंगे, जिसमें राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के अगले टॉपिकों की तरफ चर्चा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।